देखिए, सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ होती हैं ना मंगल होती हैं वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने एक बार फिर से हाजिर हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। और आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश में लगातार आ रहे बदलाव की। आज यानी 16 दिसंबर को ही बांग्लादेश वजूद में आया था, जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान को कड़ी शिकस्त दी थी। पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट गया था और शेख मुजीब की अगुवाई में बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया था। दुनिया जानती है कि बांग्लादेश को बनाने में भारतीय सेना की बड़ी भूमिका रही, मगर मौजूदा सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस आज के दिन भारत का जिक्र करना भी भूल गए। लेकिन कोलकाता आए मुक्ति वाहिनी के पूर्व सैनिकों ने भारतीय जवानों के पराक्रम को याद रखा है। आज विजय दिवस के मौके पर बांग्लादेश के पूर्व सैन्य अफसरों ने कहा कि आपको सुनाएंगे, और साथ ही साथ बांग्लादेश के बिगड़ते हालात के बारे में भी आपको बताएंगे आज हम, जहां तुरंत चुनाव होने के आसार नहीं है। संकेत है कि मौजूदा सरकार देश में बड़े बदलाव के बाद ही चुनाव कराएगी। इसके अलावा चर्चा होगी कर्म क्षेत्र पेंटिंग की भी। इंडियन आर्मी चीफ के दफ्तर में लगी इस पेंटिंग का क्या मैसेज है, इसे समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बांग्लादेश से, जो अपने इतिहास को बदलने पर आमादा नजर आ रहा है। 16 दिसंबर का दिन भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए बहुत खास है, बहुत अहम है। 1971 में इसी दिन भारत ने पाकिस्तान को सबसे बड़ी शिकस्त दी थी और उसी के साथ बांग्लादेश आजाद भी हो गया। आज भारत में सेना के शौर्य और पराक्रम को याद किया गया, मगर बांग्लादेश में मुक्ति दिवस को लेकर जोश कम नजर आया। मोहम्मद यूनुस ने अपने भाषण में ना तो भारत का जिक्र किया और ना ही शेख मुजीबुर रहमान का। हां, तानातनी के बावजूद बांग्लादेश से पूर्व सैनिकों का एक डेलीगेशन कोलकाता आया और समारोह में शामिल हुआ। रिपोर्ट देखिए। ये दो तस्वीरें हैं, मगर दोनों एक स्वर्णिम इतिहास से जुड़ी हैं। 53 साल पहले की उस महान उपलब्धि से जुड़ी है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। 16 दिसंबर यानी आज के ही दिन भारतीय सेना के हाथों पाकिस्तान को शिकस्त मिली थी और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। इसलिए जश्न का मौका दोनों देशों के लिए है। सरहद के इस पार यानी भारत में 1971 की जीत को याद करते हुए भारतीय सेना के अदम्य साहस और पराक्रम का सम्मान किया गया। रक्षा मंत्री और सेनाओं के प्रमुख दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे। 1971 के जाबाज शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं कोलकाता में सेना के ईस्टर्न कमांड के मुख्यालय फोर्ट विलियम्स में भी शानदार समारोह हुआ। सरहद के उस पार ढाका में भी 54वें विजय दिवस का जश्न मनाया गया। सरकार के मुखिया यूनुस और बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन राष्ट्र स्मारक गए और मुक्ति संग्राम शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सोलह दिसंबर की तारीख से भारत और बांग्लादेश का इतिहास ऐसे जुड़ा है जिसे अलगाया नहीं जा सकता, झुटलाया नहीं जा सकता। हाँ, जब बांग्लादेश खुद अपने इतिहास को नकारने पर तुला हो तो हैरानी जरूर होती है। हर साल की
बांग्लादेश के शहीद तो उन्हें याद रहे, मगर भारतीय सेना का शौर्य और त्याग वो भूल गए। बस इतना कहा कि मैं उन लाख शहीदों को याद करता हूँ जिनमें कई बच्चे, किशोर, युवा और बुजुर्ग लोग शामिल हैं, जिनके बलिदान की वजह से हमारी आजादी संभव हो पाई। यूनुस अच्छी तरह जानते हैं कि बांग्लादेश के लोगों की जंग को भारत और भारतीय सेना ने ही अंजाम तक पहुंचाया था, मगर फिलहाल कट्टरवादी ताकतों का दबाव ऐसा है कि वो भारत का जिक्र नहीं करना चाहते। मगर मुक्ति संग्राम में भाग लेने वाले बांग्लादेशी सैन्य अधिकारियों को सब कुछ याद है। Indian Army trained Mukti Bahini, given up arms and ammunition, and operated with us, especially in the month of December, which led to a total victory. Otherwise, an army of 93,000 doesn't surrender within 13 days war. It was a very good cooperation with the two countries. And here I'd like to say something which must be known to people, which I always say, the blood of the Indian soldiers are flowing, will flow, and will keep flowing through Padda, Meghna, Jamuna, and Tista, our great rivers, and make our soil more fertile, our relationship more durable. Will come and government to go, but people are going to stay. I believe people of Bangladesh will remember 71 and remember the assistance 71 gave us. And we must be the best of neighbors. Together we can grow, because without togetherness there will be no development. The common people of Bangladesh who are striving hard to fulfill their needs, education of their children and their future. We must have peace, tranquility and friendship. This is the message we would like to discuss with you. भारतीय सेना के जवानों ने जिस बहादुरी से पाकिस्तान को दोनों मोर्चों पर शिकस्त दी थी, उसे देखकर तब दुनिया की महाशक्तियां भी हैरान रह गई थी। सिर्फ 13 दिनों के जंग में पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे। पाकिस्तान के पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजी ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। पूर्वी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के जुल्म से आजाद हुए थे। दुनिया के नक्शे पर एक नया देश बना था, लेकिन जिस देश को बनाने में भारतीय जवानों ने लहू बहाया, वहाँ के मौजूदा हालात देखकर वो भी दुखी हैं। Father and son, दोनों we fought the war together. एक father Brigadier General Clare, Mahavir Chakra, first man to enter Dhaka. नियाजी ऑफिस, नियाजी का झंडा उन्होंने हटाया, जो मैंने आर्मी में यहाँ पे प्रेजेंट किया है। सिचुएशन तो वही हो गई है जो पहले थी। इतना रक्तदान दिया, इतने लोगों ने लाइफ बर्बाद की, हम लोगों के साथी मारे गए, मेरे जहाज को गोली लगी, मैं जहाज वापस ले आया, बच गए। पर क्या हुआ? ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बनाया और वही सिचुएशन आज फिर आ गई है। नो लॉ एंड ऑर्डर, नो नथिंग, एंड द वर्स्ट इज atrocities on Hindu minorities. Very sad. And they are religious people. They are peace-loving people. They are not warriors. उनका की दोष? बांग्लादेश की मौजूदा सरकार अपने इतिहास को भूलकर एक नए रास्ते पर चलने की तैयारी है। चर्चा है कि 16 दिसंबर से ज्यादा अब उसके लिए 5 अगस्त की तारीख अहम है, जब छात्र आंदोलन की वजह से शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ। इसके बाद यूनुस सरकार लगातार शेख मुजीब से जुड़ी निशानियों को भी मिटा देने की कोशिश में जुटी है। बांग्लादेश की करेंसी से उनकी तस्वीर हटाई जा रही है, बंग बंधु की मूर्तियों को तोड़ा गया है और उनसे जुड़ी छुट्टियों को भी रद्द कर दिया गया है। ये बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठनों के हावी होने का ही असर है कि वहाँ अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। भारत के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। ऐसे में क्या भारत और बांग्लादेश के रिश्ते फिर पहले जैसे हो पाएंगे? क्या बांग्लादेश भारत के सहयोग और समर्थन को भूल जाएगा? अभी जो स्थिति है, तो इस स्थिति में थोड़ी सी तनाव तो चल रहा है, लेकिन भारत पर it's nothing. It's a brother and sisters cruelty. Then okay. Then again okay. Like this. अच्छा, मतलब ठीक हो जाएगा आप? Always.
ऑलवेज ठीक हो जाएगा। भाई बहन की ठीक हो जा नहीं होता है, होता है ठीक लाइक दिस आस। कोलकाता के फोर्ट विलियम्स में 1971 की लड़ाई की ये तस्वीरें भारतीय सेना के शौर्य की निशानियां हैं, जिन पर हर भारतीय को गर्व है। इन तस्वीरों से पाकिस्तान की हार और बांग्लादेश की मुक्ति की कहानी जुड़ी है, जिसे बांग्लादेश चाहकर भी नकार नहीं सकता। कोलकाता से अनुपम मिश्र और राजेश शाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो ये जो तस्वीरें आपने देखी 1971 की लड़ाई और जीत भारतीय सेना की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। इसकी कहानी शुरू हुई साल 1970 में, जब पाकिस्तान में चुनाव हुए। नतीजों के आने के बाद पूर्वी पाकिस्तान की अवामी लीग को ज्यादा सीटें मिली, लेकिन पाकिस्तान के तानाशाह जनरल याहिया खान ने इसके नेता शेख मुजीबुर रहमान को सरकार बनाने से रोक दिया। इसका विरोध शुरू हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान में दमन का दौर शुरू हुआ। विरोध की आवाज को कुचलने के लिए पाकिस्तान फौज ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू कर दिया और जुल्म किया गया। इसके साथ आपको बता दें, लाखों शरणार्थियों ने पूर्वी पाकिस्तान से भागकर हिंदुस्तान में पनाह ली, शरण ली। भारत ने दुनिया के तमाम मुल्कों से इस मामले में दखल देने की गुजारिश की। इस बीच याहिया खान के जुल्म से परेशान पूर्वी पाकिस्तान ने 26 मार्च 1971 को आजादी का ऐलान कर दिया और तिलमिलाए पाकिस्तान ने नवंबर आते आते युद्ध का माहौल तैयार कर दिया। बॉर्डर पर सेना तैनात हो गई। इधर भारतीय सेना सही समय का इंतजार कर रही थी। पहल पाकिस्तान ने की और भारत के खिलाफ ऑपरेशन चंगेज खान का ऐलान करते हुए 3 दिसंबर 1971 को हवाई हमला कर दिया। अगले दिन से भारत ने पलटवार शुरू किया। सिर्फ 13 दिन में भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान की राजधानी यानी ढाका पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तान के जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी को अपने 93,000 फौजियों के साथ शर्मनाक सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। 16 दिसंबर को इसलिए विजय दिवस के तौर पर हम मनाते हैं। देखिए, 16 दिसंबर 1971 बांग्लादेश के स्वतंत्र देश बनने की तारीख है, जिसमें भारतीय सेना ने अहम भूमिका निभाई। मगर इस साल अगस्त में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद वहां लगातार भारत विरोधी माहौल बनाया जा रहा है। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, हम रोज तस्वीरें दिखाते हैं। मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है और कार्रवाई के नाम पर प्रशासन खाना पूर्ति करता हुआ नजर आता है। समस्या यह है कि बांग्लादेश में फिलहाल चुनी हुई और जनता के प्रति जिम्मेदार सरकार नहीं है और इस वक्त जो अंतरिम सरकार है वो जल्दी चुनाव कराने के मूड में नजर नहीं आ रही। रिपोर्ट देखिए। मगर यूनुस सरकार अभी तक न तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर पाई है और न हिंदुओं की सुरक्षा का भरोसा दे पाई है। पहले तो यूनुस सरकार इस बात से इनकार करती रही कि हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। कह दिया कि यह बांग्लादेश की नई सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार है। मगर जब दबाव बढ़ा तो आखिरकार सरकार ने 88 हमलों की बात कबूल की। हालांकि सच्चाई इससे अलग है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 से 9 अगस्त के बीच ही बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ लूटपाट की 190 घटनाएं हुई। 32 घरों में आगजनी, 16 मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। 20 अगस्त तक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के 2000 से ज्यादा मामले सामने आए। यहाँ तक कि दुर्गा पूजा के दौरान भी बांग्लादेश में पांडालों को निशाना बनाया गया था। हिंदुओं के अधिकार के लिए आवाज उठा रहे चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद जब हिंदू समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया तो उनको टारगेट किया गया। हिंदुओं के साथ मारपीट की गई और मंदिरों को निशाना बनाया गया। जुल्म की इन तस्वीरों से यूनुस सरकार आंख फेरती रही है। हालांकि भारतीय विदेश सचिव के दौरे के बाद बांग्लादेश के रवैये में कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है। सुनामगंज में हिंदुओं के घरों और दुकानों पर हुए हमलों के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 3 दिसंबर को सुनामगंज में एक फेसबुक पोस्ट के बाद तनाव फैला और भीड़ ने हिंदुओं पर हमला किया था। इस दौरान मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाया गया। 13 दिन बाद इस मामले में गिरफ्तारी तो हुई है, मगर बड़ी तादाद में आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। ऐसे में सवाल लाजमी है कि क्या बांग्लादेश सरकार हिंदुओं पर हमला करने वालों को सजा देने के मामले में गंभीर है। इधर भारत में बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर गहरी नाराजगी है। अलग अलग शहरों में हिंदू संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत सरकार भी हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, मगर बांग्लादेश की तस्वीर कब बदलेगी ये दावे से नहीं कहा जा सकता।
मौजूदा राजनीतिक अस्थिरता से खुद बांग्लादेश कब बाहर निकलेगा ये कोई नहीं जानता। चुनाव कब होंगे, सरकार कब बनेगी, ये अभी साफ नहीं। फिलहाल मुक्ति दिवस के मौके पर यूनुस ने चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि चुनाव से पहले कुछ जरूरी सुधार किए जाने चाहिए। अगर राजनीतिक पार्टियां कुछ जरूरी सुधारों पर सहमत हो जाए तो 2025 के अंत तक चुनाव कराए जा सकते हैं। यानी एक चुनी हुई जिम्मेदार सरकार के लिए बांग्लादेश को लंबा इंतजार करना है। जैसा कि यूनुस दावा कर रहे हैं, चुनाव से पहले देश में कुछ बड़े बदलाव किए जाएंगे। इसके लिए एक कमीशन बनाया जाएगा जो संविधान, चुनाव प्रक्रिया और न्यायपालिका में सुधार के लिए सिफारिश करेगा। माना जा रहा है कि कमीशन संविधान में भी मूलभूत बदलाव कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, बांग्लादेश में क्या बदलता है और वो किस रास्ते पर आगे चलता है, ये अभी साफ नहीं है। हम अगर उसका इतिहास जो है 16 दिसंबर से ही जुड़ा रहेगा, ये सच नहीं बदला जा सकता। 16 दिसंबर 1971 को कुछ ऐसा हुआ था जो दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर किया था और ये इतिहास है। सरेंडर की तस्वीर इंडियन आर्मी चीफ के ऑफिस में लगाई गई। अब इंडियन आर्मी चीफ के दफ्तर में एक नई पेंटिंग चर्चा का विषय बनी हुई है। दोनों तस्वीरें देखिए एक बार जरा, जिसे कर्म क्षेत्र का नाम दिया गया है। खबर के मुताबिक अगर हम देखें तो कर्म क्षेत्र पेंटिंग को 28वीं मद्रास रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल थॉमस जैकब ने बनाया है। इसमें दाईं ओर लद्दाख में भारत चीन बॉर्डर की पेंगोंग झील नजर आ रही है, तस्वीर देखिए, और बाईं ओर गरुड़ और कुरुक्षेत्र के मैदान में मौजूद अर्जुन का रथ दिखाई गया है जिस पर भगवान कृष्ण मौजूद हैं। बैकग्राउंड में बर्फ से ढके पहाड़ और बीच में चाणक्य की तस्वीर आपको नजर आएगी। तस्वीर में ट्रक, टैंक, वाहन, नाव और हेलीकॉप्टर जैसी हाईटेक चीजों का भी उनको दिखाया गया है और इस तस्वीर को लेकर सेना और रक्षा मंत्रालय की ओर से कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया है। लेकिन जानकार ये मानते हैं कि इस तस्वीर का एक मैसेज है। इसमें भारतीय सेना को देश और न्याय के रक्षक के रूप में दिखाया गया है। साथ ही साथ चाणक्य की बुद्धि और कूटनीति को भी इसमें शामिल किया गया है। स्वदेशी हथियारों के साथ भारत की आत्मनिर्भरता और तकनीकी विकास की झलक भी इसमें शुमार है। ये पेंटिंग सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच तालमेल को भी दिखाती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।